मेरी मालकिन की छोटी बेटी रात को कमरे में तेल और केला लेकर जाती और कुछ घंटे बाद बाहर निकलती तो पसीने से लटपट होती। वह यह सब काम लोगों से छुपाकर करती थी, लेकिन मेरी नज़र तो उन पर पड़ ही जाती, क्योंकि उस वक्त मैं रसोई घर में काम कर रही होती थी। यह काम उनका रोज का होता। मैं उनका यह राज जानने के लिए एक दिन उनके कमरे में छुप गई कि आखिर वह अकेले और तेल का क्या करती है। अभी उनको कमरे में आए हुए कुछ ही समय हुआ था। फिर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम विद्या है। मैं एक गरीब खानदान में पैदा हुई थी। मेरे माता पिता लोगों के खेतों में काम करके 2 वक्त का खाना जुटाते थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। घर के हालात ठीक ना होने की वजह से मेरे माता पिता मुझे पढ़ाई लिखाई ना करवा सके। जैसे तैसे हमारे दिन निकल रहे थे। मेरी उम्र 10 साल की थी। मैं अपने माता पिता को ऐसे खेतों में दिन रात मेहनत करके देखती तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। इस वजह से मैं भी उनके साथ काम करने चली जाती। ऐसे ही कुछ दिन बाद मेरे पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने हजारों का खर्चा बताया। अब हम लोगों के पास तो इतने रुपए नहीं थे, इसलिए मेरी माँ जमींदार जी के पास गई, जिनके खेतों में हम लोग काम करते थे। उनके सामने अपनी झोली फैलाकर मदद मांगने लगी, लेकिन जमींदार ने इतने पैसे देने से मना कर दिया। हालांकि उनके लिए इतने पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मदद नहीं की। इस वजह से मेरे पिताजी का इलाज न हो पाया और वह हमें और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हम लोगों का सहारा छिन चुका था, लेकिन जैसे जैसे मैं और मेरी माँ ने खुद को संभाला और फिर से अपना जीवन यापन करने लगे, मेरी माँ और मैं खेतों में काम करके अपना पेट भरने लगे। मेरे मन में जमींदार के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन मैं कुछ भी ना कर पाती थी। एक दिन शहर के कुछ बड़े लोग आए, जिनका जन्मदिन था। उन लोगों ने अच्छे अच्छे पकवान हम गरीबों में बांटे। हम लोग तो यह भी नहीं जानते थे कि आखिर हमारा जन्मदिन कब आता है, लेकिन उन लोगों के दिए गए पकवान खाकर हम लोग उन्हें दुआएं देने लगे। कुछ दिन यूं ही निकले। फिर एक दिन मेरी माँ अचानक से दिल का दौरा पड़ने से दुनिया को छोड़कर चली गई। अब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी माँ मेरा एकमात्र सहारा थी और वह भी अब मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसे में मुझे मेरे चाचा चाची अपने पास ले गए। आखिर अपने अपने होते हैं और पराए तो पराए, इसी चीज का फर्क आज मुझे समझ में आ रहा था। मेरे चाचा चाची अपनी बेटी को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े देते, लेकिन मुझसे अपने सारे घर के काम करवाते। अच्छे से बोलना तो दूर, मेरी तरफ तो देखते भी ना थे। मेरी हालत कैसी थी, खैर मैंने इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। एक दिन घर पर बर्तन साफ कर रही थी, तभी मेरे चाचा जी शहर से आए और मेरी चाची से कहने लगे कि शहर में एक घर में काम करने वाली की जरूरत है, क्यों ना हम विद्या को वहाँ काम में लगा दें। हमारे पास पैसे आते रहेंगे और विद्या वहाँ काम करती रहेगी। मेरी चाची भी इस बात से खुश हो गई। खुश भी क्यों ना हो, आखिर बिना मेहनत के पैसे जो आ रहे थे। दूसरे दिन चाचा अपने साथ मुझे शहर ले गए। वहाँ हम लोग एक बड़े घर में गए, जहाँ पर एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ बैठी थी। चाचा ने उन्हें नमस्ते किया और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज यह यही आपकी यहाँ सारा काम करेगी। मैं इसे सुबह छोड़कर जाया करूँगा और शाम को ले जाया करूँगा। उसने मेरी तरफ देखा और पूछने लगी कि उनके घर का सारा काम कर सकती हूँ कि नहीं। मैं बिना कुछ बोले हाँ में इशारा कर दिया। इतने बड़े घर का इतना सारा काम मुझ अकेली को करने में बहुत कठिनाई होने वाली थी, लेकिन मैं हाँ के अलावा कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे मन में चाचा चाची का इतना खौफ जो था। अब उस मालकिन ने मुझे अपना सारा काम समझा दिया और मैं रसोई घर में काम करने लगी। पूरा दिन काम करती और शाम को चाचा मुझे घर ले जाते। फिर जाकर वहीं रूखी सूखी रोटी खाने को मिलती और गर्मी में सो जाती। दूसरे दिन फिर चाचा मुझे मालकिन के घर छोड़कर जाते। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मालकिन के घर पर बहुत सारे मेहमान आए, तो काम भी बहुत हो गया। इस वजह से मालकिन ने मुझे शाम को घर नहीं भेजा। उन्होंने चाचा से कहा कि जब तक हमारे मेहमान यहाँ पर हैं, आप विद्या को यहीं पर रहने दें, क्योंकि देर रात सब लोग खाना खाते हैं
जिसकी वजह से काम भी बढ़ जाता है। मेरे चाचा ने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया और खुद घर पर आ गई। मैं वहाँ देर रात तक काम करती रही और वहीं पर मालकिन ने मुझे रहने के लिए कमरा दे दिया। मुझे चाचा चाची के घर से ज़्यादा यहाँ अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे अच्छा खाना और पंखे वाले कमरे में रहने दिया जाता था। लेकिन जब भी मैं मालकिन को उनकी बेटियों के साथ देखती तो मुझे भी अपनी माँ की याद आ जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मेहमान तो चले गए, लेकिन मालकिन ने मुझे अपने घर पर नहीं भेजा। उन्होंने चाचा को साफ बोल दिया कि विद्या यहाँ पर ही रहेगी। अब मालकिन और उनकी छोटी बेटी के साथ मेरी अच्छी बनने लगी थी। त्योहार पर मालकिन मुझे नए कपड़े भी दिलाती थी। मालकिन की छोटी बेटी बहुत अच्छी थी, वह मुझसे घुल मिल गई। लेकिन उनकी बड़ी बहन बहुत गुस्से वाली थी। वह मुझे एक नौकरानी ही बोलती थी और ठीक से बात भी नहीं करती थी। एक दिन मालकिन और उनकी बेटियों को 2 दिन के लिए कोई शादी फंक्शन में कहीं बाहर जाना था, तो मालकिन ने मुझे अपना घर संभालने को बोला और कहा कि तुम यहाँ रहना और घर की अच्छे तरीके से देखभाल करना। अब इतने दिनों से मैं उनकी देखभाल कर रही थी, तो उन्हें मुझ पर विश्वास तो हो गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि इतने बड़े घर में मुझे भी अकेले रहने में डर लगता था। फिर मालकिन ने चाचा को यहाँ बुलाया और मेरे पास रहने के लिए बोला। चाचा ने तुरंत हाँ बोल दिया और मालकिन चली गई। अब मैंने अपना और चाचा जी का खाना बनाया और खाकर सोने चली गई। रात को करीब 12 बजे चाचा जी ने उठकर कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर चले गए। दरवाजे की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई थी। पहले मैंने सोचा कि शायद वह पानी पीने रसोई में गए होंगे, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी वह वापस नहीं आए, तो मैं बाहर देखने के लिए चली आई कि आखिर वह गए कहाँ थे। मेरे उधर उधर देखने के बाद मालकिन के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उनके कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पर मेरे चाचा जी मालकिन की अलमारी से कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो चाचा जी? तो वह एकदम से घबरा गए। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था कि अलमारी कितनी अच्छी है। मुझे समझ आ गया था कि चाचा जी यहाँ चोरी की फिराक में हैं। इतना बड़ा घर और इतने अमीर लोगों के घर में खुद को अकेला पाकर कुछ आदमियों के मन में पाप भी जाग ही जाता है। तो फिर मेरे चाचा जी तो ऐसी छोटी मोटी चोरियाँ गांव में करते ही रहते थे, लेकिन मुझे डर था कि चाचा यहाँ पर कोई गड़बड़ ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मालकिन का विश्वास टूटे। खैर, मैंने चाचा पर हर समय नज़र रखनी शुरू कर दी। एक पल के लिए भी मैं उनको अकेला ना छोड़ती। रात को भी गहरी नींद में नहीं सोती। ऐसे ही 2 दिन निकल गए और मालकिन और उनकी बेटियां वापस आ गई। उनके आने के बाद चाचा जी भी वापस चले गए। मालकिन मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, जिनको लेकर मैं बहुत खुश थी। एक रात मैं किचन में काम कर रही थी, तभी मैंने मालकिन की छोटी बेटी सोनाक्षी को अपने कमरे में केला और तेल लेकर जाते हुए देखा। वह ऐसे चोरों की तरह नजरें चुराकर कमरे में जा रही थी, मानो उसे कोई देख ना ले। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि आखिर सोनाक्षी दीदी केले और तेल का क्या करेगी। मालकिन के पति कुछ समय पहले गुजर गए थे, तभी से वह अपनी दोनों बेटियों के साथ अकेली रहती थी। जमीन जायदाद होने की वजह से उनके अच्छे दिन थे। मैंने सोनाक्षी दीदी की बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा कि पढ़ाई करने वाली लड़की है, कुछ करती होगी। आए दिन सोनाक्षी दीदी की सहेलियां घर पर आती थी और यह सब मिलकर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करती थी। एक दिन मैंने सोनाक्षी दीदी से पूछ लिया कि दीदी, आप सब लड़कियां मिलकर यह क्या करती हैं? तो उन्होंने बताया कि हम लोग विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से यह प्रैक्टिकल करती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गई थी, तो मुझे कैसे पता होगा पढ़ाई के बारे में। बस इसी वजह से मैं सोनाक्षी दीदी की तेल वाली बात को भी नज़रअंदाज करके गई थी। मैं सब लोगों को खाना खिलाकर बर्तन साफ करती और रसोई घर को साफ करती थी। इसी बीच दीदी रोजाना फ्रिज से केला निकालती और एक कटोरी में तेल डालती और अपने कमरे में लेकर चली जाती। अब तो यह रोज का काम हो गया था। मेरा कमरा दीदी के सामने ही था। रात को दीदी कमरे से बाहर आती और अपने हाथ धोती। उनका पूरा शरीर पसीने से लटपट होता। मैं कभी कभी जाग रही होती तो यह सब दिख जाता।
वरना रोज मैंने दीदी को बाहर आते नहीं देखा था, क्योंकि जब तक वह आती मेरी आंख लग जाती थी। अब तो मुझे यह सब पढ़ाई का मामला नहीं बल्कि कुछ और लगने लगा था, क्योंकि अगर पढ़ाई के लिए या अपनी प्रैक्टिकल के लिए दीदी केला और तेल लेकर जाती तो ऐसे छुपाकर क्यों जाती और रोज रात को यह सब क्यों करती। मेरे दिमाग में दिन रात सिर्फ यही बात होती कि आखिर दीदी अपने कमरे में करती क्या है। मैंने इस बारे में मालकिन से बात करने की सोची। एक दिन मैं मालकिन के कमरे में गई तो वह फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं बिना कुछ कहे वहां से आ गई। उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं दीदी कुछ और ही कर रही हो और मैं बिना वजह मालकिन को बताकर घर में तमाशा खड़ा कर दूं तो यह अच्छा नहीं होगा। इस वजह से मैंने इस बात को छोड़ दिया और ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसे ही एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं अपनी माँ की यादों में खोई हुई थी। तभी दीदी अपने कमरे से बाहर निकली तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने कमरे से बाहर निकलकर दीदी से जाकर पूछा कि आप रो क्यों रही हैं। तभी दीदी ने बात बदलते हुए कहा कि कुछ नहीं, तुम सो जाओ। इतना बोलकर वह कमरे में चली गई। मुझे इसी फिक्र में पूरी रात नींद नहीं आई कि आखिर क्या बात हो गई। हमेशा हंसने वाली दीदी इतनी रात को अपने कमरे में रोते हुए निकली। बस अब पूरा दिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही रहता कि वह केला और तेल लेकर कमरे में जाना, फिर आधी रात को बाहर आकर हाथों को धोना और पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ होना, फिर एक रात ऐसे रोते हुए बाहर निकलना और सबसे बड़ी बात कि उनका यह सब कुछ छुपा कर करना। अब तो मुझे दीदी पर शक होने लगा था कि कहीं वह कुछ गलत तो नहीं कर रही। अगले दिन दीदी अपने कॉलेज गई तो बड़ी दीदी अपनी कोचिंग। तभी मैं मालकिन को चाय देने गई। तभी मौका पाकर दीदी के कमरे में जाकर देखने का सोचा। जब दोपहर में मालकिन सो गई तो मैं दीदी के कमरे में गई, लेकिन कमरे में तो कुछ भी ऐसा नहीं था। सब सामान अच्छे से पड़ा था। मैं बाहर आ गई और सोचने लगी कि आखिर माजरा क्या है। तभी दीदी और उनकी बड़ी बहन आ गई। मैंने उन दोनों के लिए खाना लगाया, लेकिन दीदी ने खाना खाने से मना कर दिया। वह सुबह भी नाश्ता करके नहीं गई थी। मैंने काफी बार बोला कि प्लीज आप खाना खा लीजिए, लेकिन वह एकदम से मुझ पर चढ़ गई। फिर मैंने कुछ ना बोला। थोड़ी देर के बाद मैंने दीदी से सब कुछ पूछने का सोचा, लेकिन फिर मुझे लगा अगर मैंने पूछा और वह गुस्सा हो गई तो। मुझे दीदी की फिक्र थी, क्योंकि जब से मैं यहाँ काम करने के लिए आई थी वह मुझे कभी भी यह एहसास नहीं होने देती कि मैं एक नौकरानी हूँ और मेरे लिए उन्होंने कुछ भी चीज़ मेरे चाचा चाची से बढ़कर किया था। कुछ देर बाद मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं आज रात उनके कमरे में ही चुप कर बैठ जाऊं और देखूं कि आखिर होता क्या है। फिर मैंने रात को सब लोगों को खाना खिलाया और खुद बिना खाए ही दीदी के कमरे में कोने में छुप गई। मैं उस समय छुपी थी जिस समय दीदी रसोई में केला और तेल लेने आई थी। फिर मैंने देखा कि दीदी अपने कमरे में आती है और कमरे के पीछे का दरवाजा खोलती है। मैं सोचने लगी कि उस दिन जब मैंने दीदी का कमरा देखा था तो मुझे यह दरवाजा नहीं दिखाई दिया। शायद दिखाई ना देने की वजह यह थी कि उस दरवाजे के आगे पर्दा लगा हुआ था। उसके बाद मैंने देखा कि दीदी उस दरवाजे से एक आदमी को अंदर लेकर आई और केला खिलाने लगी। तभी अचानक से मेरे हाथ की चैन, जो मेरी माँ ने एक बार मेले में मुझे लाकर दी थी, वह निकलकर गिर गई। उसकी आवाज़ से दीदी को वहम हुआ कि कोई और भी उनके कमरे में है। उन्होंने उठकर लाइट जगाई और देखा तो एक कोने में मुझे खड़े पाया। दीदी मुझे देखकर घबरा गई और गुस्से से मेरी तरफ बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो और वह भी ऐसे छुपी हुई क्या कर रही हो तुम यहाँ पर। मैं भी उनकी गुस्से के आगे डर गई। फिर मैंने कहा कि मुझे माफ़ करना दीदी, मैं यहाँ कोई गलत इरादे से नहीं छुपी थी। वह मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, क्योंकि आजकल आप ना तो अच्छे से खाती हैं और उस दिन आप अपने कमरे से रोती हुई बाहर निकली थी ना। उसके बाद दीदी ने मुझे सब कुछ बताया कि वह कुछ गलत नहीं करती, जबकि भला ही करती है। उन्होंने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे दादाजी हैं। मेरे पिताजी की मौत के बाद मेरी माँ ने घर से निकाल दिया था। तब से यह एक मंदिर में रहते थे, लेकिन मुझसे यह देखा नहीं गया। मैंने इस बारे में माँ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे खूब डांटा। उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया और रात को दादाजी को अपने कमरे में ले आई और सुबह दूसरे दरवाजे से वापस भेज देती थी।
मैंने दीदी से पूछा कि फिर वह केला और तेल। तभी दीदी कहने लगी कि मेरे दादाजी का लीवर कमज़ोर है, जिसकी वजह से वह ज़्यादा खाना पचा नहीं पाते। इस वजह से वह एक समय खाना खाते हैं। रोज़ सुबह कॉलेज जाते टाइम मैं इन्हें खाना दे आती हूँ। वह रात को खाना नहीं खाते, इसलिए मैंने इनको फल खिलाना शुरू किया, और केला इनका पसंदीदा फल होने की वजह से रोज़ रात को मैं उनके लिए केला लाने लगी। और दीदी माँ को पता न चले इसलिए मैं यह सब छुपा कर करती हूँ। और मेरे दादाजी के घुटनों में बहुत दर्द होता है, इसलिए मैंने तेल लाना शुरू कर दिया ताकि इनके घुटनों की मालिश कर सकूं। ज़्यादा देर मालिश की वजह से मैं पसीने से भीग जाती थी, तभी तेल लगे हाथ बाहर धोने जाती थी। फिर दीदी ने कहा कि उस दिन मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं मजबूर थी अपनी माँ के आगे। इस वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। दीदी की सभी बातों को सुनकर मेरा सारा वहम निकल चुका था। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई। मैं बार बार मालकिन को पूछ रही थी कि कोई इतनी निर्दयी कैसे हो सकता है कि एक बीमार पिता समान ससुर को घर से निकाल दे। लेकिन मन ही मन दीदी पर गर्व भी हो रहा था कि आज के समय में इतना अच्छा दिल बहुत कम लोगों का होता है, और वह दिल दीदी के पास था। पता नहीं इस दुनिया को क्या हो गया है, बुजुर्ग लोगों को बिना सोचे समझे घर से निकाल देते हैं। अभी मुझे सब समझ आ गया था कि जिस पर जो तकलीफ गुजरती है वह तकलीफ वही समझ सकता है। और फिर धीरे धीरे गुजरते समय के साथ दीदी को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। उन्होंने मालकिन से बात करके मुझे हमेशा के लिए वहां रख लिया और मेरी कमाई को बैंक में मेरे नाम से जमा करना शुरू कर दिया। फिर दीदी ने शादी करके अपने पति से बात की और अपने दादाजी को अपने साथ ले गई, और मेरी जिंदगी भी यहाँ खुशी खुशी गुजरने लगी थी।